बट जो नेक्स्ट डिजीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है मलेरिया। ये एक प्रोटोजोअल डिसऑर्डर होता है। एनसीईआरटी में इसके बारे में बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया हुआ है, लाइफ साइकिल में बहुत कम पार्ट शो किया इन्होंने हम लोग, लेकिन इसको जरा डिटेल में पढ़ेंगे ताकि इससे निकलने वाले हर एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पाएँ। तो मलेरिया वास्तव में नाम पड़ा कैसे, तो ये लैटिन वर्ड है मलेरिया, वहीं से इसका नाम आया है। ये नाम आया दो बातों से, मैल प्लस एरिया से। मैल का मतलब होता फाउल या बैड, ठीक ना, और एरिया मतलब था, लैटिन का वर्ड था एयर। तो पहला ऐसे माना जाता था, अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड एज कि मलेरिया इज ड्यू टू बैड एयर। तो ऐसा देखा जाता था कि अफ्रीका में उन इलाकों में मलेरिया ज़्यादा फैलता था जहाँ पे दलदली एरिया था, जहाँ दलदल ज़्यादा हुआ करता था। तो दलदल से चलने वाली हवाओं से मानते थे कि मलेरिया कॉज होता है। तो बैड एरिया मतलब हो जाए, इट वाज अर्लियर कंसिडर्ड एज, अर्लियर बिलीव्ड दैट मलेरिया was caused by बैड एयर। तो इसको एयर बॉर्न मानते थे। बाद में कुछ साइंटिस्ट मैं बताऊंगा, सारे 7-8 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये प्रूव कर दिया कि मलेरिया एयर बॉर्न ना होकर के वेक्टर बॉर्न होता है, ये फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है। तो पहले इसका इंट्रोडक्शन समझ लीजिए। और रही बात इसका मलेरिया का कॉजेटिव एजेंट कौन होगा, तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है प्लाज्मोडियम, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम। जरा इस प्लाज्मोडियम के बारे में 2-4 बातें समझ लीजिए। प्लाज्मोडियम जो होता है ये मेंबर होता है, मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ, और प्रोटोजोआ में इसका क्लास है स्पोरोजोआ। मतलब ये जैसे हमने बताया ना आपको, अमीबा जो होता है सार्कोडिना या मैस्टिगोफोरा का होता है, ये जो होता है वो किसका होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है आपका, ये होता है स्पोरोजोआ का मेंबर होता है। और स्पोरोजोआ के मेंबर में नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, न तो कोई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है और न ही इसमें नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें प्रोटोजोआ के अलग अलग मेंबर्स में, जैसे देखो प्रोटोजोआ का एक मेंबर है ट्रिपैनोसोमा, और ट्रिपैनोसोमा में अगर आपको पता हो ट्रिपैनोसोमा में आपको फ्लैजिला मिलता है, फ्लैजिला। वैसे अगर हम प्रोटोजोआ के एक मेंबर की बात करें, इसका नाम है पैरामीशियम, व्हील एनिमकुलस बोलते हैं पैरामीशियम। अब पैरामीशियम हम लोग को सीलिया मिलता है, सीलियोफोरा का मेंबर है, या सिलिएटा का मेंबर है ये, बस समझ आया। प्रोटोजोआ का ही अगला मेंबर है आपका अमीबा, और अमीबा में लोकोमोटरी ऑर्गन ग्रुप में क्या मिलता है, सूडोपोडिया मिलता है ना। तो यहाँ पे इनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन फ्लैजिला भी हो सकता है, सीलिया भी हो सकता है और सूडोपोडिया भी हो सकता है। लेकिन प्लाज्मोडियम में इनमें से कुछ भी नहीं होता है, न तो फ्लैजिला होता है, न तो सीलिया होता है, और न ही सूडोपोडिया। अच्छे से याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है ना, तो ये हो जाएगा नो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एज वेल एज द नो लोकोमोटरी ऑर्गन। और प्लाज्मोडियम की 4 मेन स्पीसीज, 4 मेन स्पीसीज हैं। और जो 4 मेन स्पीसीज है, इनके नाम क्या है, एक का नाम है प्लाज्मोडियम, देखिए इसका नाम है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, या पहले ओवेल, यहाँ से देखिए एक साथ सब आ जाएगा। इसकी 4 मेन स्पीसीज है आपकी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। ये 4 स्पीसीज याद रखिए। तो प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम मलेरी। इसमें से जो ओवेल होती है ना, ये रेयर स्पीसीज है और इंडिया में नहीं पाई, नॉट फाउंड इन द इंडिया, याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम ओवेल नॉट इन इंडिया, ये होती है रेयर। कुल 4 स्पीसीज है, वाइवेक्स, ओवेल, फैल्सीपेरम और मलेरी। ठीक, तो इंट्रोवर्ट समझ में आ गया। अच्छा, इसका स्प्रेड कैसे होगा सर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो क्या ये हवा से फैलेगा, क्या कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू सर स्प्रेड करे, कहता है नहीं,
इसका स्प्रेड जो होगा वो होगा बाय बाइट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होगा वो होगा बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल, समझे ना, फीमेल का सिंबल है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो बाय बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। ये याद रखिएगा, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा बाय बाइट ऑफ फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा होगा। तो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होगा बाय बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो। अच्छा, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के बाइट करने के कितने दिन बाद हमको मलेरिया का सिम्टम आएगा, ये होगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एंड प्लाज्मोडियम ओवल, इन दोनों के लिए इसका जो आईपी होगा इंक्यूबेशन पीरियड, ये होगा आपका लगभग 10 से 14 दिन का। या ऐसे करो, तो उनको ट्रिक बता देते हैं इसी के साथ। जैसे अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम की, फैल्सीपेरम में इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 से 12 दिन का। मतलब कि आज फीमेल मॉस्किटो ने आपको बाइट किया जिसके सलाइवा में प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम था, तो आपको पहली बार जो बुखार आएगा मलेरिया को वो 9 से 12 दिन के बाद आएगा। ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड कहलाएगा। अच्छा, दूसरा जो है प्लाज्मोडियम ओवल या वाइवेक्स का, है ना, इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन होता है। तो हम सीधे लिख दे रहे हैं 14 डेज। किस तरह लिख रहे हैं? 14 डेज, 14 दिन होता है। बात समझ आ गया? मतलब आज मॉस्किटो ने बाइट किया जिसके सलाइवा में ओवल था, तो आपको 14वें दिन के बाद बुखार आएगा। और अगर प्लाज्मोडियम मलेरी से कॉन्टामिनेटेड फीमेल मॉस्किटो ने आपको बाइट किया है, तो आपको बुखार लगभग 28 से 31 दिन में आएगा। 28 to 38 डेज में आपको पहली बार बुखार आएगा। तो ये कहलाएगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड। ये होगा इसका इंक्यूबेशन पीरियड, द पीरियड बिटवीन द एंट्री ऑफ द पैथोजन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिजीज इज कॉल्ड द इंक्यूबेशन पीरियड। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड इसका ये होगा। इसको याद कैसे करेंगे सर, क्योंकि कंफ्यूजिंग है, भूल जाएंगे हम लोग। तो याद करिए, पहले याद करिए ओवल को। अच्छा, ओ से ओवल और ओ से होगा ओवुलेशन। ओवुलेशन सबको याद है ना, डे ऑफ ओवुलेशन। अगर साइकिल 28 दिन के, कब होता है? 14वें दिन। ट्रिक समझ में आ गया? ओवुलेशन से कुछ लेना देना है नहीं, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि प्लाज्मोडियम ओवल में ओ है, तो ओ को याद कर लीजिए ओवुलेशन। तो जो टाइम ओवुलेशन का होगा वही इनका इंक्यूबेशन पीरियड का होगा, 14 दिन का। अच्छा, एफ फॉर क्या होता है? फ्यू, कम दिन। तो सबसे कम दिन किसका दिख रहा है? 9 से 12 दिन किसका दिख रहा है? आपका फैल्सीपेरम का। समझ आ गया? अच्छा देखो, मलेरी, एम फॉर क्या होगा? मलेरी। और एम फॉर क्या होगा? मंथ। अच्छा, एक मंथ में कितने दिन होते हैं? लगभग 28 से 31 दिन होते हैं। समझ में आ गया? ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक याद करने को, मतलब कन्फ्यूजन होगा बहुत ज़्यादा बेटा कि ओवल कितना बताया था सर, फैल्सीपेरम कितना बताया था, कन्फ्यूजन होता है। याद रखिए, फैल्सीपेरम का होगा सबसे कम दिन फ्यू डेज, 9 से 12 दिन। ओवल का होगा, ओवुलेशन का डे होगा 14 दिन। और मलेरी का होगा मंथ कितना होगा? 28 से 31 दिन। बात समझ आ गया? तो ये इंक्यूबेशन पीरियड एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन फ्रिक्वेंटली पूछा जाता, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, अगला क्वेश्चन सर ये बताओ कि इसका लाइफ साइकिल क्या होगा, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या होगी, हमारे बॉडी में कैसे एंटर करेगा। तो एनसीईआरटी वाली जो लाइफ साइकिल है उसको बताने से पहले मैं इसका टोटल लाइफ साइकिल एक बार आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए, इसकी जो लाइफ साइकिल होगी, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ये सुनिएगा है ना, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या होगी। तो प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल, पहली बात, जो प्लाज्मोडियम जो होता है वो डाइजेनेटिक है। कैसा है? डाइजेनेटिक होता है। और डाइजेनेटिक मतलब दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ, दैट इज, इसको 2 होस्ट चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ 2 होस्ट
टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। और उस दो होस्ट में दो लोग कौन कौन है? पहला एक तो हम ही लोग होते हैं, एक होता है ह्यूमन, एक होता है इसका प्राइमरी होस्ट या प्रिंसिपल होस्ट बोलते हैं, मेन होस्ट, और एक कहलाता है इसका सेकेंडरी होस्ट या बोलते हैं इसको वेक्टर। तो प्राइमरी होस्ट जो होता है वो होता है ह्यूमन। ये क्या होता है? ह्यूमन। और ह्यूमन में कॉजेज डिजीज, और डिजीज का नाम होता है मलेरिया। पक्का बेटा ना? और सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो होती है फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो। और फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो होती है उसकी बॉडी में भी इसकी लाइफ साइकिल का कुछ फेजेस चलता है। अब इसकी लाइफ साइकिल को हम सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये समझा बेटा? इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चन इससे ही बनेगा आपका। इसकी लाइफ साइकिल को हम सर्टेन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 हेडिंग्स। 3 हेडिंग्स के तहत हम इसको पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम एग्जिबिट। देखो एग्जिबिट, 3 चीजें एग्जिबिट करता है वो, और एक को हम लोग बोलते हैं साइजोगोनी। पक्का? दूसरा कहलाता है गैमोगोनी। पहले डेफिनेशन समझिए, टर्म्स का नाम समझिए, फिर आपको डायग्राम में दिखाएंगे हम ना। गैमोगोनी। और तीसरा होता है स्पोरोगोनी। ठीक ना? 3 स्पेशल वर्ड्स हैं जिसको हम लोग बोलते हैं साइजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरो। साइजोगोनी के पहले मतलब क्या है ये समझिए। साइजोगोनी का मतलब होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय मल्टीपल फिशन। अगर कोई प्रोटोजोआ मल्टीपल फिशन के द्वारा, मतलब कि एक बार डिवीजन के द्वारा कई अपने प्रोजेनी बना रहा है, मल्टीपल फिशन कर रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, उसको साइजोगोनी बोलते हैं। और ये साइजोगोनी होती क्या है ये समझिएगा। तो ये साइजोगोनी जो होती है इट टेक प्लेस इन ह्यूमन। और ह्यूमन के 2 जगह पे होती है। एक कहलाता है उसके लीवर में, तो नाम होगा इन लीवर, और दूसरा होता है मेन इन आरबीसी, ब्लड में। ठीक ना? तो जो लीवर में होता है उसे बोलता है लीवर साइजोगोनी। और जो ब्लड में होता है उसे बोलते हैं हम लोग ब्लड साइजोगोनी, या बोलते हैं इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। कुछ समझ में आया? मतलब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कर रहा है तो इस तरह के इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोलते हैं साइजोगोनी। समझा गया ना? और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ह्यूमन की बॉडी में हो रहा है, इसका पार्ट। तो ह्यूमन की बॉडी के 2 जगह ये एक्ट करता है, एक तो लीवर में और दूसरा काम करता है आरबीसी में। तो जब लीवर में हो रहा है तो इसका नाम होता है लीवर साइजोगोनी, और आरबीसी में इसका नाम होता है इरिथ्रोसिटिक साइजोगोनी। दोनों समझ में आ गया? गैमोगोनी का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। और कमाल की बात ये होती है कि ये जो प्रोसेस होता है इट टेक प्लेस, देखो ये स्टार्ट होगा, इट स्टार्ट्स इन ह्यूमन बट कंप्लीटेड इन किसमें कंप्लीट होता है? इन स्टमक ऑफ, या गट ज्यादा बेहतर है, इन गट ऑफ फीमेल एनोफ्लीज। बस समझ में आ गया? तो कौन सी साइकिल फीमेल की बॉडी में चल रही है? तो एक हो गया गैमोगोनी, और गैमोगोनी इज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ गैमीट, इस ये शुरू तो होता है ह्यूमन में, लेकिन कंप्लीट होता है गट ऑफ द फीमेल एनोफ्लीज में। और तीसरा कहलाता है स्पोरोगोनी, और स्पोरोगोनी फिर से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें भी क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय
फॉर्मिंग स्पोर्स या स्पोरोजोइट्स। क्या बनाएगा इसमें? स्पोरोजोइट्स बनाएगा। तो अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से स्पोरोजोइट बन रहा है तो स्पोरोगोनी कहलाएगा। अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीपल फिशन से हो रहा है तो साइजोगोनी कहलाएगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो गैमोगोनी कहलाएगा। बात समझ आ गया ना? तो जो स्पोरोगोनी होता है ये कहाँ पे होता है? तो ये होता है इन गट वॉल, गट के अंदर नहीं, इन गट वॉल ऑफ फीमेल एनोफ्लीज। मतलब इसमें से 2 साइकिल का मैक्सिमम हिस्सा स्पोरोगोनी तो पूरी की पूरी, और गैमोगोनी का एक बड़ा हिस्सा फीमेल की बॉडी में कंप्लीट हो रहा है, एनोफ्लीज की बॉडी में कंप्लीट हो रहा है। जबकि साइजोगोनी और गैमोगोनी का इनिशियल फेज ये ह्यूमन की बॉडी में कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद है आपको अभी खाली टर्म समझ में आया होगा, साइजोगोनी, गैमोगोनी और स्पोरोगोनी। अभी ये कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा ये सब हो क्या रहा है। हम आपको एक डायग्राम दिखाते हैं, एनसीईआरटी में डायग्राम नहीं दिया हुआ है। इस डायग्राम से हम लोग इसको और बेहतर तरीके से समझ, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपको इसी चार्ट से आएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, लीवर में हो रहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या कहा जाएगा, ये साइजोगोनी कहाँ पे होती है, मेल ह्यूमन में होती है कि मॉस्किटो में होती है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहा जाएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्राइमरी फेज कहाँ पे स्टार्ट होता है तो ये ह्यूमन में होगा, कंप्लीट कहाँ पे होता है तो फीमेल के गट में होता है एनाफ्लीज के, जबकि स्पोरोगोनी पूरी तरह से फीमेल एनाफ्लीज के अंदर पाई जाती है। इसकी लाइफ साइकिल में मेन फेजेज आपको बेटा यही 3 थे, और इन तीनों फेज को हम लोग बहुत क्लियरली एक डायग्राम से समझ सकते हैं। और उस डायग्राम को अगर आप चाहें तो ड्रॉ कर लीजिएगा, वरना आपको एक शीट हम अपलोड करेंगे इसी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का, उसमें आपको ये लाइफ साइकिल बनी बनाई मिलेगी फिलहाल। लेकिन अगर आप बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, कॉपी में लिखे रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर, क्योंकि आपको क्लियरली वो दिखेगा। जैसे समझिएगा, देखिए चलिए हम क्या करते हैं, 2 हिस्से में बांट देते हैं पूरे फेज को। इस लाइन के ऊपर हम मॉस्किटो की लाइफ दिखा रहे हैं, और इस लाइन के नीचे आपको ह्यूमन की बॉडी से रिलेटेड चीज़ दिखा रहे हैं, प्लाज्मोडियम का। तो चलिए एक फीमेल मॉस्किटो की बाइट का हम दिखा रहे हैं फॉर्म आपको। तो ये मान लीजिए फीमेल मॉस्किटो बाइट कर रही है, और ये इसका हो गया हेड, इसका थोरेक्स का पार्ट हो गया, और ये हो गया इसका एब्डोमेन। ये देखिए, देख फीमेल मॉस्किटो ने आपको बाइट किया और फीमेल मॉस्किटो की बॉडी का पार्ट हम दिखा रहे हैं आपको। तो ये हो गया उसका जो बाइटिंग कर रही है प्रोबोसिस का पार्ट हो गया, और जब ये बॉडी में एंटर कराएगा, अभी क्या कराएगा वो लोग बाद में देखेंगे ना। तो यहाँ से जब वो एंटर कराएगा आपकी बॉडी में, जब फीमेल मॉस्किटो बाइट करती है तो वो आपके ब्लड को सक करती है। अच्छा, जब ब्लड को चूसा जाएगा या खींचा जाएगा तो ब्लड की टेंडेंसी होती है वो क्लॉट कर जाएगा। तो अगर कोई एनिमल हमारे ब्लड को लेना चाहता है, या किसी मैमल किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्लड को खींचना चाहता है, चूसना चाहता है, तो उसको कुछ ऐसा उपाय ढूंढना होगा कि जिस होस्ट का वो ब्लड खींच रहा हो उसका ब्लड क्लॉट करने से बच जाए, वो फ्रेश फॉर्म में रहे, क्लॉट न रहे। इसीलिए ऐसे एनिमल जो हमको बाइट करते हैं उनके लार में कुछ स्पेशल एंटीकोगुलेंट्स पाए जाते हैं। जैसे अगर आप लैम्प्रे की बात करें उसके पास लैम्प्रेडिन पाया जाता है, अगर आप लीच की बात करें उसके पास हिरुडीन पाया जाता है, अगर आप बात करिए मॉस्किटो की एनाफ्लिस के पास एनोफ्लिन पाया जाता है। तो ये कुछ ऐसे आपके एंटीकोगुलेंट्स होते हैं जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकते हैं। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, एनोफ्लिन एक ऐसा सब्सटेंस होगा एंटीकोगुलेंट जो फीमेल मॉस्किटो जब आपको बाइट करेगी तो आपके ब्लड में वो पोर कर देगी, और जब वो पोर करेगी तो उसकी वजह से आपको स्किन पर हल्की सी खुजली होती है, इचिंग होती है, थोड़ा सा वो स्वेल कर जाता है। अगर आपने देखो मच्छर आपको काट लिया होगा तो वो हिस्सा थोड़ा सा स्वेल कर जाता है, उसकी वजह होती है एनोफ्लिन का पार्टिकल। बात समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर जब उसने सलाइवा अपना डाला तो सलाइवा के साथ एक फॉर्म है स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट जो होता है आपके ब्लड में वो छोड़ देती है। बात समझ आ गया? ऐसे बहुत सारे स्पोरोजोइट फीमेल मॉस्किटो की बॉडी से निकल के आपकी बॉडी में एंटर कर गए, और जब ये स्पोरोजोइट आपकी बॉडी में एंटर कर गया तो ये ब्लड से एस्केप करके, देखो ब्लड में लगभग आधे घंटे तक सर्कुलेट करेगा, लेकिन अगर वो देर तक ब्लड में रहेगा तो जो मैक्रोफेजेज या WBCs होंगे, मोनोसाइट्स, वो इसको इनगल्फ करके मार डालेंगे। तो ये ब्लड से तुरंत भाग जाता है किसमें, लिवर सेल्स में। तो कहाँ चला गया बेटा, ये लिवर सेल में। फिलहाल है कौन, ये इसका नाम है स्पोरोजोइट। तो हमारे लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या हुआ, स्पोरोजोइट। और जब ये ब्लड में एंटर कर गया तो विद इन 30 मिनट ये चला जाता है लीवर में, और लीवर सेल में हिपैटोसाइट्स में ये एंटर कर जाता है। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या समझा रहे हैं आपको।
और जब ये हिपैटोसाइट में एंटर कर गया, देखिए यहाँ एंट्री दिखा रहे हैं, एंटर कर गया, तो एंटर करने के बाद ये अपनी साइज को इंक्रीज करता है। ये हिपैटोसाइट के सेल्स को खाता है, मतलब सेल्स को खा रहा होगा, और एंट्री करने के बाद जब इसको खा लेता है तो ये मल्टीपल फिशन करता है, अपनी साइज बड़ी कर लेता है, साइजोंट बनता है, और फिर ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करके 64 से लेकर के बहुत सारे न्यूक्लियाई ये बनाएगा, ठीक। और सारे न्यूक्लियाई के चारों ओर इसका साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन नहीं बन जाएगी, और ये क्या कर जाएगा, फिर यहाँ से बर्स्ट कर जाएगा। ये देखिए ये बर्स्ट कर गया, और जब ये बर्स्ट करेगी, लीवर सेल बर्स्ट करेगी, तो बर्स्ट करने से जितने ये बने हैं क्रिप्टोजॉइट्स बोलते हैं इनको, जितने क्रिप्टोमीरोजॉइट्स बने ये सब के सब आ जाएंगे बाहर। देखिए ये सब के सब आगे बाहर, ठीक। तो ये क्या था बेटा, बोलो स्पोरोजॉइट था, ठीक। और स्पोरोजॉइट से फिर क्या बन गया, ये बन गया क्रिप्टोजॉइट। क्या बन गया, क्रिप्टोजॉइट। अब क्रिप्टोजॉइट से फिर क्या बन रहा है, क्रिप्टोमीरोजॉइट, सीएम। तो ये जो बाहर निकले उनके नाम हैं क्रिप्टोमीरोजॉइट, ठीक। कहाँ पे आ गए, ब्लड में। ब्लड में आने पर कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइट वापस लीवर के सेल को इन्फेक्ट करते हैं, और लीवर के सेल से दोबारा अपनी संख्या बढ़ाते हैं, और फिर बर्स्ट करके फिर बाहर निकल आते हैं, और ये लगातार चलता रहता है। कुछ क्रिप्टोमीरोजॉइट जो होते हैं, अब वो आरबीसी की सेल को इन्फेक्ट करते हैं, तो जो वो अंदर एंटर कर जाएंगे ब्लड में, और ब्लड में जो आरबीसीज होती हैं, थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो आरबीसी है उसकी साइकिल दिखा रहे हैं हम आपको। आरबीसी में ये आरबीसी के अंदर एंटर कर जाए, कौन एंटर कर गया बोलो, ये अब आ गया आपका क्रिप्टोमीरोजॉइट। किसमें आ गया, क्रिप्टोमीरोजॉइट। और इस क्रिप्टोमीरोजॉइट को जब ये अंदर आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोफोजॉइट। इसका नाम हो जाता है ट्रोफोजॉइट। समझा गया। तो पहले क्या था, ये साइजोस्पोरोजॉइट, क्या था, स्पोरोजॉइट। स्पोरोजॉइट से बना क्रिप्टोजॉइट, क्रिप्टोजॉइट से बना ये क्रिप्टोमीरोजॉइट। और क्रिप्टोमीरोजॉइट जब आरबीसी के अंदर आ गया, यंग आरबीसी के अंदर आ गया, तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज द ट्रोफोजॉइट। और ये ट्रोफोजॉइट की ये स्टेज कहलाएगी अमीबॉयड स्टेज, अमीबॉयड स्टेज। अब ये धीरे धीरे इस आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको खाना स्टार्ट करेगा, और जब खाना स्टार्ट करेगा तो अपनी साइज को और बड़ी करता जाएगा। और जब बड़ी करेगा ये अपनी साइज को, तो इसका न्यूक्लियस एक किनारे पे ढकेल दिया जाएगा और पूरा साइटोप्लाज्म हीमोग्लोबिन से भर जाएगा। ऐसी स्टेज को बोलते हैं सिग्नेट रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज। बस समझ आ गया। उसके बाद ये लगातार जब इसकी फीडिंग करता रहेगा तो इसकी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, पूरे हीमोग्लोबिन को खा गया वो। और हीमोग्लोबिन को जब खाएगा तो उसके ग्लोबुलिन प्रोटीन को तो ये पचा लेगा, ये ब्लड में आया ही था इसीलिए ताकि वो हीमोग्लोबिन को, ग्लोबुलिन को खा सके। ये ग्लोबुलिन प्रोटीन को तो पचा लेगा, लेकिन ग्लोबुलिन प्रोटीन के बाद जो हीमोग्लोबिन में जो हीम होगा, जो आयरन का पार्टिकल होगा, हीम वाला हिस्सा, वो इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और जब उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो जो हीम वाला पार्ट होगा वो इसके में इकट्ठा होने लगेगा। ये देखो, इसे बोलेंगे हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स। क्या बोलेंगे इसको, हीमोज्वाइन ग्रेन्यूल्स। और इसके अलावा आरबीसी के अंदर की स्पेशल डॉट्स बनेगा, नाम होगा सफनर डॉट्स, नाम होगा उसका सफनर डॉट्स। क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करेगा, जब ये खूब खा पी के बड़ा हो गया है तो आरबीसी के अंदर अपनी साइज को और इंक्रीज करेगा और खूब सारे न्यूक्लियाई बनाएगा, खूब सारे न्यूक्लियाई बनाएगा। देखो, खूब सारे न्यूक्लियाई बनाएगा, और जो हीमोजन ग्रेन्यूल्स होते जैसे थे वैसे रहेंगे ये आपके। और इसके बाद ये बस्ट कर जाएगा, इट विल रप्चर। और जब रप्चर हो जाएगा, जब ये रप्चर हो जाएगा तो रप्चर होने पे बहुत सारे, अब इनको बोलेंगे मीरोजॉइट्स। क्या निकलेंगे, मीरोजॉइट्स। ये मीरोजॉइट्स यहाँ से आ जाएंगे बाहर। क्या जाएंगे, बाहर। ये सब आगे मीरोजॉइट आगे बस्ट, रप्चर ऑफ आरबीसी। और जो मीरोजॉइट्स बाहर आएंगे वो या तो री इन्फेक्शन करेंगे, नए आरबीसी को इन्फेक्शन करेंगे, या फिर ये क्या करेंगे, कुछ दूसरे आरबीसी को एंटर कर जाएंगे उसके अंदर और जैसे हैं वैसे ही पड़े रहेंगे। इनमें से कुछ साइज में बड़े होंगे मैक्रो, और कुछ छोटे होंगे, नाम होगा माइक्रोगैमॉन्ट, मैक्रोगैमॉन्ट और माइक्रोगैमॉन्ट। अब दोबारा जब फीमेल मॉस्किटो इसको बाइट करेगी तो उस ब्लड के साथ ये इसके सलाइवा से होते हुए ये पहुंच जाएंगे, ब्लड मिल के साथ उसके पहुंच जाएंगे उसके एलिमेंट्री कैनाल में। तो देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल, ये गट का हिस्सा दिखा रहे हैं हम आपको, इसकी गट वॉल, गट का हिस्सा दिखा रहे हैं।
और ये इसके सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, मान लीजिए ना, ये इसके सेलेवरी ग्लैंड्स हैं, पक्का। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इसने बाइट किया किसी इन्फेक्टेड पर्सन को, तो इस इन्फेक्टेड पर्सन के ब्लड से होता हुआ, ब्लड को उसने जब शक किया तो ब्लड से होता हुआ कहाँ चला गया, उसके एलिमेंट्री कैनाल में। जरा मॉस्किटो में थोड़ा देर बाद आता है ना, जरा पहले ये देख लो कि ह्यूमन की बॉडी में इसकी लाइफ में क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ ह्यूमन की बॉडी में इसकी लाइफ में।